शूद्र कहानी एक गरीब माँ बेटी की कहानी है जो यह सीख देती है कि यदि आपका मन सच्चा और साफ है तो नियति भी आपके साथ बुरा नहीं होने देती है। आइए प्रेमचंद की इस महान कहानी का अभिनंदन करें। गोकुल गांव के एक सिरे पर एक माँ और बेटी झोपड़ी में अकेली रहती थी। माँ विधवा थी तो बेटी कुंवारी। माँ गंगा और बेटी गौरा दोनों मिलके मिट्टी के बर्तन बनाती और इसी से उनका गुजर बसर हो रहा था। हर माँ तरह गौरा की माँ को भी हमेशा यही चिंता रहती थी कि किसी तरह उसकी बेटी की सगाई हो जाए। गरीबी और तंगहाली में भी दोनों माँ बेटी सुकून से रहती थीं। इस बात को लेकर गांव के लोगों पर माँ बेटी पर संदेह होता था। सबके मन में यही सवाल आता था कि दोनों स्त्रियां कोई धंधा नहीं करती, कोई मर्द भी नहीं है, तो फिर ये इतने आराम से कैसे रहती हैं। कभी इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाते भी नहीं देखा। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। गोरा की मां को जीवन में यदि कोई चिंता थी तो केवल गोरा के हाथ पीले होने की। गौरा की शादी के लिए मां बेटी ने साथ साथ कई तीर्थ यात्राएं की। उड़ीसा तक हो आए लेकिन कुछ हल नहीं निकला। एक दिन एक परदेसी नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। गोकुल गांव से गुजरते गुजरते उसे रात हो गई। उसने लोगों से ठहरने के लिए कोई घर पूछा। किसी ने उसे गंगा के घर का पता बता दिया। जब परदेसी ने गंगा के घर का दरवाजा खटखटाया तो गंगा ने आकर खोला। परदेसी ने गंगा से रात में ठहरने की अनुमति चाही। एक बार तो गंगा ठिठकी किंतु सर्द रात में वह परदेसी को मना नहीं कर सकी। गंगा में उस परदेसी से उसका नाम पूछा तो परदेशी ने बताया कि उसका नाम मंगरू है। इसके बाद गंगा ने मंगरू का खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए अच्छे पकवान भी बनाए। धीरे धीरे दोनों की बातचीत भी बढ़ने लगी। इसी दौरान शादी की चर्चा भी छिड़ गई। मंगरू नौजवान था। तभी उसकी निगाह गौरा पर पड़ी। गौरा एक सुंदर और शांत हाव भाव की लड़की थी, जिसे देखते ही मंगरू भी मोह में पड़ गया। जात पात की सोचे बिना और वह झट से गौरा से शादी के लिए मान गया। गंगा ने दो चार गहने खरीदे और कपड़े उधार लेकर गौरा एवं मंगरू की शादी कर दी। गंगा बेटी दामाद को अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए दोनों गंगा के साथ में गोकुल गांव में ही रहने लगे। 10-15 दिन भी नहीं बीते थे कि मंगरू के कानों में कई तरह की बातें पड़ने लगी। बिरादरी के अलावा दूसरी जाति के लोग भी कई तरह की बातें बनाने लगे। मंगरू इन अटकलों से परेशान हो गया था। मंगरू अब अपने बहन के यहाँ पास वाले गांव में गया और उसे सारी बात बताई। दूसरी बिरादरी में शादी की बात सुन बहनोई बहुत नाराज हुआ तथा मंगरू को उसने उसके यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया कि जब तक पंचायत नहीं होगी अब मैं तुम्हारे साथ उठ बैठ नहीं सकता। तुम्हारी हरकत की वजह से मैं समाज से रिश्ता नहीं खत्म कर सकता। मंगरू तेजी से उठा और ससुराल लौट आया। मन बेचैन था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और रात के अंधेरे में अपनी पत्नी गौरा को अकेला छोड़कर गोकुल गांव से कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। कई साल बीत गए लेकिन मंगरू का कुछ पता न चला। पति के गायब होने पर भी गौरा उदास न थी। वह हंसती खेलती, मांग में सिंदूर लगाती, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तैयार होती थी। उसे भरोसा था कि मंगरू अवश्य लौटकर उसके पास आएगा। अपने पीछे मंगरू एक भजन की किताब छोड़ गया था। खाली समय में गौरा उस किताब से भजन गाती रहती थी। शादी से पहले गौरा गांव की औरतों से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। दरअसल उसके पास उन स्त्रियों से बात करने के लिए कोई विषय ही नहीं होता था। किंतु अब शादी के बाद गौरा के पास अब गृहस्थ जीवन की ढेरों बातें थी, जिसकी चर्चा वह गली मोहल्ले की औरतें के साथ करती थी। वह सभी को बताती कि मंगरू कितना अच्छा सहनशील है। तभी वहां मौजूद एक स्त्री ने पूछ लिया, गौरा मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया?
गौरा बोली, मर्द भी कभी ससुराल में रह सकता है भला। बाहर जाकर पैसे कमाना ही मर्द का असली काम है। कई दिनों बाद कलकत्ता से एक आदमी आया और गंगा के घर रुका। उसने खुद को मंगरू का पड़ोसी बताया। उसने कुछ पैसे और 2 साड़ियां गौरा के हाथ में थमाई और बोला कि मुझे मंगरू ने तुम्हें लेने भेजा है। ये सुनते ही गौरा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह फटाफट जाने के लिए तैयार हो गई। गांव की औरतों से मिल आई और सबको अपने जाने की खबर दे आई। बेटी के जाने से गंगा मायूस थी, लेकिन साथ ही खुश भी थी। रास्ते भर गौरा के मन में हजारों अच्छे बुरे ख्याल आते रहे। बीच बीच में उसे अपनी मां के अकेलेपन की भी याद आ जाती। डर सताता कि बेचारी अम्मा अकेले कैसे रहेगी, सारा काम अकेले करना पड़ेगा। बूढ़ी दिन भर रोती रहेगी। इसी उधेड़बुन में रास्ता कट गया। लगभग 3 दिनों बाद गाड़ी कलकत्ता स्टेशन पहुंची। गौरा का दिल अब जोर से धड़क रहा था। वह प्लेटफार्म पर उतरकर मंगरू का इंतजार करने लगी। बूढ़ा बोला, मैंने आसपास सभी जगह देख लिया, लेकिन मंगरू तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। शायद अब तक आया नहीं है। गौरा घबरा गई। तभी बूढ़ा बोला, चलो हम डेरा पर चलते हैं। उसे मालूम न था कि हम कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं। ऐसे में भला उसकी राह देखने से कोई फायदा नहीं। गौरा बात मान गई और दोनों तांगे पर सवार होकर चल दिए। वे एक पुरानी हवेली के सामने आकर रुके और बूढ़े ने पहली मंजिल के एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मंगरू का कमरा है। जाओ, वह अंदर ही पड़ा होगा। गौरा अंदर गई, लेकिन कमरे में कोई न था। कोने में खाट और 4-5 बर्तन पड़े हुए थे। वह बाहर आई और बूढ़े को बताया। बूढ़ा बोला, मंगरू काम पर गया होगा, शाम को लौटेगा। यहां वह किराए पर रहता है। कमरे में मंगरू को न पाकर गौरा थोड़ी मायूस हो गई, लेकिन शाम को मिलने की सोचकर मुस्काई और साफ सफाई में लग गई। उसने कमरे में झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, नहा धोकर शाम का इंतजार करने लगी। राह देखते देखते देर शाम हो गई, लेकिन मंगरू का अब तक कोई पता न था। गौरा का मन फिर घबराने लगा। घना अंधेरा छा गया था, परंतु कमरे में एक दीपक तक न था। जब भी किसी की आहट होती तो गौरा को लगता मंगरू आया होगा, लेकिन दरवाजे पर कोई दस्तक न होती थी। कुछ देर बाद दस्तक हुई। गौरा दौड़ी और दरवाजा खोला। सामने बूढ़ा खड़ा था। गौरा बोली, वो अब तक आए क्यों नहीं आया? बूढ़ा बोला, अभी मैं मंगरू के दफ्तर से ही लौटा हूं। साहब ने बताया कि मंगरू का ट्रांसफर हो गया है। मंगरू ने साहब से कई मिन्नतें की, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी और दूसरी जगह भेज दिया। मैं दफ्तर से उसका नया पता ले आया हूं। कल सुबह तुम्हें जहाज पर बैठा दूंगा, फिर तुम अपने मंगरू के पास निकट के टापू चली जाना। गौरा घबराकर बोली, जहाज में? कितने दिन का सफर होगा? बूढ़े ने कहा, शाम तक पहुंच जाओगी, एक पूरा दिन लग जाएगा बस। लेकिन घबराओ मत, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तय बात के मुताबिक अगले दिन गौरा बूढ़े के साथ मंगरू के पास जाने के लिए निकली। बूढ़े ने उसे जहाज पर बैठाया और विदा किया। जहाज जैसे जैसे किनारे से अलग हो रहा था, वैसे वैसे गौरा को लग रहा था कि अब उसकी अम्मा, गांव सब पीछे छूट रहा है। चारों ओर पानी पानी देख गौरा का मन अजीब हो रहा था। अनजान जगह में मंगरू को कहां खोजेगी, यह सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। जहाज पर कुछ स्त्रियां और पुरुष सवार थे। गौरा उन्हें देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। तभी उसकी नजर एक कोने में अकेली बैठी स्त्री पर पड़ी। गौरा ने हिम्मत कर उससे पूछा, कहां जा रही हो बहन? ये सुनते ही स्त्री की आंखें डब डबा गई।
बोली, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस जहाँ भाग्य ले जाए वहां चली जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? गौरा बोली, मैं तो अपने मालिक के पास। स्त्री झट से बोली, बहन, कोई तुम्हें बहला फुसला कर लाया है। तुम किसके साथ यहाँ आई? यहाँ गौरा ने कहा, मुझे एक बूढ़ा ब्राह्मण यहाँ बैठा गया। मैं तो अपने पति से मिलने कलकत्ता आई थी। स्त्री बोली, किनारे पर जो लंबा दुबला पतला सा बूढ़ा था, जिसकी एक आंख फूली हुई थी, वही? गौरा, हाँ बहन, वही। स्त्री बोली, बहन, उसी दुष्ट ने मेरा जीवन बर्बाद किया है। भगवान करे उसकी 7 पुश्तों को नरक नसीब हो। उस कपटी के कारण मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अब जा रही हूं टापू देश, वहीं मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करूंगी। ये सब सुनकर गौरा के मुंह से बोल न निकल रहे थे। वह सोचने लगी कि अब क्या करूंगी। उसे अपनी माँ, अपने गांव, सहेलियों की याद आने लगी। कुछ क्षण बाद हिम्मत करके बोली, अब क्या करें बहन? स्त्री बोली, अब यह तो वहां पहुंचने के बाद ही मालूम चलेगा। हिम्मत पाकर गौरा बोली, मुझे अब तुम्हारा ही सहारा है। मैं और तुम दोनों अब साथ ही रहेंगे। स्त्री कुछ न बोली। दोनों एकटक नीले आकाश की ओर निहारने लगी। कई घंटों बाद जहाज किनारे पर पहुंचा। सभी यात्री उतरने लगे। तट पर मौजूद एक आदमी सभी यात्रियों के नाम लिख रहा था। अब गौरा के उतरने की बारी आई। जैसे ही उसने पांव नीचे रखा, वह चौंक गई। उसके शरीर में करंट दौड़ गया। वह जड़ बन गई। न कुछ बोल पा रही थी और न ही पीछे से आवाज दे रहे यात्रियों की बात सुन रही थी। ऐसा लगा मानो दुनिया रुक गई हो। गौरा के सामने वह दृश्य था जिसकी उसने उम्मीद छोड़ दी थी। तट पर खड़ा व्यक्ति जो यात्रियों के नाम लिख रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि मंगरू था। गौरा इस क्षण 7वें आसमान पर थी। उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। मंगरू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गौरा ने प्रतिक्रिया न दी। इतने में यात्रा के दौरान मिली स्त्री ने गौरा को कोहनी मारी। गौरा लड़खड़ा गई। मंगरू ने उसे थाम लिया। स्त्री, क्या हुआ? इस आदमी को पहचानती हो? गौरा बोली, बहुत अच्छी तरह से। ये ही तो वे हैं जिनसे मिलने के लिए मैं घर से निकली। स्त्री बोली, अच्छा, तो ये तुम्हारे पति हैं। अब तो तुम मेरे साथ ना आओगी? मुझे भूल जाओगी? गौरा बोली, क्या ऐसा भी हो सकता है भला? तुमने मुझे सहारा दिया है। मंगरू इन दोनों से दूर अपने काम पर लगा हुआ था। वह यात्रियों से जानकारियां जुटाने में व्यस्त था। गौरा कोने में खड़ी मंगरू को निहार रही थी। कुछ देर बाद उसका काम खत्म हुआ और वह गौरा के पास आया। मंगरू बोला, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा और कहां से आई हो? गौरा मंद मंद मुस्काई और बोली, गौरा नाम है हमारा। मदनपुर बनारस से आए हैं। मंगरू ने गौरा का हाथ थाम लिया और आंखों में आंसू लिए बोला, भला तुम यहां आई कैसे? गौरा ने उसके आंसू पोंछे और चौंक कर बोली, तुमने ही तो बुलावा भेजा था, सो मैं आ गई। मंगरू को समझ नहीं आया कि गौरा क्या कह रही है। उसने बोला, मैंने कब बुलावा भेजा? भला मैं तो पिछले 7 सालों से यहां कैद हूं। चाह कर भी घर नहीं जा सका। गौरा घबराकर बोली, तुमने बूढ़े को नहीं भेजा था मुझे लाने के लिए? मंगरू बोला, बिल्कुल नहीं। गौरा का मन छोटा हो गया। उसने इस जवाब की आशा न की थी। गौरा गुस्से में बोली, मैं कल ही यहां से चली जाऊंगी। मुझे तुम पर बोझ नहीं बनना। खुद को संभालते हुए मंगरू बोला, अब तुम यहां से अगले 5 सालों तक नहीं जा सकती। गौरा, यहां हम सभी कैदी है और यही यहां का नियम है। किंतु गौरा ये बात नहीं समझ पाई और बोली, ठीक है,
फिर मैं अलग रहकर अपना पेट पाल लूंगी, लेकिन तुम पर भार न बनूंगी। मंगरू गंभीर होकर बोला, तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो सकती गौरा। तुम सती हो, देवी हो। जिस बूढ़े आदमी ने तुम बहकाया उसी ने मुझे भी यहाँ भेजा है। अब गौरा के माथे पर चिंता की लकीरें तो आई, किंतु फिर भी वह मगरू को पाकर बहुत खुश थी। मगरू ने धीरे से कहा, आओ मेरे साथ, मेरे ठिकाने पर चलो। वहां आराम करेंगे, फिर आगे बातें होगी। यह स्त्री कौन है तुम्हारे साथ? गौरा बोली, यह मेरी सहेली है। यात्रा के दौरान जहाज पर मिली। इसका यहाँ कोई नहीं है, अब यह मेरे साथ ही रहेगी। मंगरू मान गया। तीनों लोग पैदल चल दिए। तभी सामने से दो लंबे चौड़े शरीर के आदमी आते दिखाई दिए। मंगरू के पास आकर दोनों आदमियों ने बोला, आज से ये दोनों औरतें हमारी। मंगरू के क्रोध का ठिकाना न था। मंगरू चिल्लाकर बोला, ये दोनों मेरे घर की स्त्रियां हैं, इन पर आंख तक न डालना। दोनों आदमी ठहाके लगाकर हंस पड़े। मंगरू का गुस्सा और बढ़ गया। तभी एक आदमी गौरा की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। मंगरू चिल्लाया, छूना मत वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों आदमी सहम गए और बाद में देख लेने की धमकी देकर आगे निकल गए। गौरा का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। अब उसे खुद की चिंता कम और मगरू की चिंता ज्यादा होने लगी। लंबी सांस लेकर मगरू बोला, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जगह तुम जैसी औरतों के लिए नहीं है। अचानक सामने से एक अंग्रेज आ पहुंचा। उसने मंगरू से कहा, जमादार, ये दोनों औरतें आज से मेरे कोठे में रहेंगी। मंगरू ने हाथ जोड़ लिए। बोला, साहब, यह मेरे घर की औरतें हैं, इन्हें जाने दीजिए। अंग्रेज बोला, झूठ मत बोलो तुम। गौरा की ओर इशारा कर उसने कहा, इसको हमारी कोठी में भेज दो। मंगरू कांप गया और नामे सिर हिलाने लगा, लेकिन तब तक अंग्रेज आगे बढ़ चुका था। साहब की बात पर अमल करना जमादार का काम था। मंगरू समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार रास्ता खत्म हुआ। सामने मजदूरों के रहने के लिए मिट्टी के घर बने थे। बाहर दर्जनों की संख्या में स्त्री और पुरुष बैठे थे। सभी गौरा और सखी को गंदी नजरों से घूर रहे थे। किसी तरह नजर बचाकर मंगरू दोनों औरतों को घर ले गया और खुद दरवाजे पर बैठा रहा। दोनों स्त्रियां कमरे के भीतर अपने भाग्य को कोसती तो मंगरू दरवाजे पर बैठा रखवाली करता रहा। किसी तरह रात बीती। अगले रोज दिन किसी तरह कट गया। रात के तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मंगरू निकला तो देखा सामने सिपाही खड़ा है। सिपाही बोला, चलो तुम्हें साहब ने बुलाया है। मंगरू बोला, भाई तुम हमारे देश के आदमी हो, मुझ पर मुसीबत आन पड़ी है, मदद करो। जाओ साहब को कह दो कि मंगरू घर पर नहीं है। सिपाही बोला, न बाबा, वह बहुत गुस्से में है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, तुम साथ चलो। मंगरू के पास कोई चारा न था, वह सिपाही के साथ निकल गया। मंगरू को सामने देख साहब जोर से चिल्लाया, वह औरत कहाँ है? कल तुम उसे मेरे कोठे पर क्यों नहीं लाए? मंगरू ने हाथ जोड़ लिए और बोला, वह मेरी पत्नी है साहब। साहब बोला, वह दूसरी कौन थी फिर? मंगरू, मालिक वह मेरी बहन है। साहब गुस्से में बोला, हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम उन दोनों में से किसी एक को लेकर जल्दी आओ। मंगरू साहब के पैरों में गिर गया और रोने लगा, लेकिन साहब का दिल नहीं पसीजा। उसने आदेश दिया, जल्दी एक स्त्री को लेकर आओ वरना तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। मंगरू कोड़े खाने को तैयार हो गया। साहब नशे में था। उसने न आव सोचा न ता। हंटर निकाला और कोड़े बरसाने शुरू किए। मंगरू की चीख निकल आई।
साहब उसे लगातार कोड़े मारते रहे, लेकिन वह अपने घर की औरतों की इज्जत देने को तैयार न हुआ। उसने अपने प्राण त्यागना बेहतर समझा। इधर गौरा और सखी कमरे में बैठे मंगरू की बाट देख रही थी। उन्हें क्या पता कि मंगरू पर क्या बीत रही थी। अचानक किसी के चीखने रोने की आवाज सुनाई पड़ी। कान लगाकर सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। यह मंगरू की आवाज थी। गौरा दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। मंगरू की आवाज सुनकर उससे रहा न गया तो आवाज के पीछे दौड़ गई। अंग्रेज की कोठी का फाटक खुला था। गौरा कोई है आवाज देने लगी, लेकिन जवाब न मिला। वह अंदर जा पहुंची। सामने मंगरू खुले बदन लहूलुहान हुए खड़ा था और अंग्रेज उस पर चाबुक बरसा रहा था। गौरा से यह सहन नहीं हुआ। वह दौड़कर मंगरू से लिपट गई और बोली, इनके बदले जितना चाहो मुझे मार लो, लेकिन इन पर दया करो। अंग्रेज खुश होकर गौरा से बोला, तुम यहां मेरे पास रहोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। गौरा बहुत असहाय महसूस कर रही थी। कुछ न बोली। वहीं मंगरू दर्द से कहरा रहा था। जिस साथ के लिए वह यह सब कर रही थी, उसकी आंखों के सामने वह उससे छूट रहा था। गौरा को समझ में आ गया था कि वह और मंगरू घोर मुसीबत में फंस चुके हैं। गौरा ने दिल पर पत्थर रखकर हिम्मत से बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अपने पति के स्वस्थ होने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अंग्रेज को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तब तक तुम दोनों मेरे पीछे वाले क्वार्टर में रहोगे। दोनों को अंग्रेज ने पीछे वाले क्वार्टर में शिफ्ट करवा दिया तथा डॉक्टर को बोलकर मंगरू के इलाज की व्यवस्था करवा दी। गौरा ने मंगरू की बहुत सेवा करी और उसे 2 दिन बाद होश आया। सप्ताह भर में मंगरू का बुखार उतरा, किंतु अभी उसके घाव ठीक नहीं हुए थे। गौरा का मन एक पल भी मंगरू से दूर रहने का नहीं होता था, किंतु उसने अब चालाकी से काम लेने का निश्चय किया। अब जब भी उसे समय मिलता वह अंग्रेज से हंस हंस के बातें करती। मंगरू अब ठीक होने लगा तो अंग्रेज ने गौरा से बोला कि वो कब आएगी, तो उसने कहा, अगली पूर्णिमा को वह मंगरू को छोड़कर सदा के लिए उसके पास आ जाएगी। तब तक वह केवल शाम शाम को आएगी। अब पूर्णिमा आने में एक दिन शेष था। आज अंग्रेज बहुत ही खुश था, क्योंकि गौरा को पाने में सिर्फ एक दिन जो बचा था। आज गौरा बहुत सज सवर कर अंग्रेज से मिलने पहुंची। अंग्रेज उसकी सुंदरता पर पहले ही मोहित था। आज उसे इस रूप में देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने मंगरू से वाइन की बड़ी बोतल मंगाई और नदी किनारे बाग में गौरा के साथ पीने बैठ गया। गौरा ने अंग्रेज को धीरे से शर्माते हुए कहा, पी लीजिए आज जितनी पीनी है, लेकिन मैं कल से नहीं पीने दूंगी। अंग्रेज ने जमकर पी। अब गौरा बोली, यदि मंगरू नहीं रहे तो वह सदा अंग्रेज की दासी बनकर रहेगी। आज अंग्रेज बहुत जोश में जो था, बोला, यह कौन सा मुश्किल काम है, अभी किए देता हूँ और मंगरू को नदी में मरने के लिए फेंक देता हूँ, जहाँ मगरमच्छ उसको खा जाएंगे। गौरा अंग्रेज से बोली, आप कितने अच्छे हैं। घमंड, मदहोशी और खुशी से पागल अंग्रेज ने मंगरू को आवाज दी और कहा, जमादार मेरी नाव निकालो, हम बोटिंग पर जाएंगे। अंग्रेज बोटिंग के बहाने ले जाकर मंगरू को बीच नदी में फेंकना चाहता था। यह देख गौरा ने कहा, मैं भी बोटिंग पर चलूंगी। अब रात हो चली थी। मंगरू ने नाव को खोल नदी में डाल दी। अब नाव होले होले आगे बढ़ रही थी। गौरा और अंग्रेज नाव के दूसरे छोर पर बैठे थे और एक छोर पर मंगरू चप्पू चला रहा था। थोड़ा दूर जाने के बाद अंग्रेज मंगरू की तरफ बढ़ने के लिए खड़ा होने लगा तो गौरा ने हाथ पकड़कर बैठा लिया और एक प्याला शराब का उसकी ओर बढ़ा दिया और कहा, जब नदी का बीच आ जावे तब मंगरू को धक्का दे। अंग्रेज ने शराब का प्याला खत्म किया, तब तक नदी का बीच भी आ गया। आज अंग्रेज ने बहुत शराब पी ली थी, बहुत खुश जो था।
नदी का बीच आते ही अंग्रेज उठ खड़ा होने लगा, किंतु थोड़ा लड़खड़ाया तो उसने गौरा की तरफ हाथ किया। गौरा ने अंग्रेज का हाथ पकड़ उसे उठने में मदद की। अब अंग्रेज जैसे ही मगरू की तरफ बढ़ने लगा, गौरा ने अंग्रेज को पीछे से जोर का धक्का दिया। अंग्रेज औंधे मुंह नदी में जा गिरा। अंग्रेज अब डूब रहा था। नदी के घड़ियाल उसकी टांगे चबा रहे थे। अंग्रेज दर्द से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। गौरा भागकर मगरू के सीने से चिपक गई। मगरू निढाल होकर पूर्णिमा के होने वाले चांद को देख रहा था। नाव नदी के बहाव के साथ मगरू और गौरा को नई मंजिल की ओर लिए जा रही थी।